हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं। हमने कल साइकोलॉजी में समायोजन टॉपिक को कंप्लीट किया था। समायोजन है यानी मानसिक स्वास्थ्य व समायोजन है, वो हमने कल पूरा कंप्लीट किया था। लेकिन उसमें मैंने कहा था कुछ पॉइंट अगर बच जाएंगे तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें क्या विशेष था, कुछ बचा नहीं है। लेकिन इन शब्दों को जो हमने दमन है, समन है, मार्गान्तीकरण है, ये पढ़े थे, उनको कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। कि कहीं जगह मैंने क्वेश्चन देखे थे तो उन्हें क्या है, अन्य नामों से क्या क्वेश्चन अपडेट किए हुए थे, क्वेश्चन आए हुए थे। तो उन अन्य नामों के बारे में थोड़ी सी क्या चर्चा कर लेते हैं। इस चर्चा करने से पहले थोड़ा सा एक बार स्पीड से कहे रिवीजन कर लेते हैं। सर्वप्रथम हमने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की थी कि किसके द्वारा सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताया गया था। मानसिक स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं तो 1908 में किलफोर्ड वियर्स के द्वारा अपनी पुस्तक ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ के अंदर बताया गया था कि सर्वप्रथम हम मानसिकता के बारे में जानेंगे। और उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या है, मानसिक जो परीक्षण है उसके बारे में चर्चा की थी। इसी के परिणाम स्वरूप मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद की स्थापना की जाती है। और इसके मुख्य रूप से 3 कारण थे। एक तो क्या, मानसिक रोगों की रक्षा करना है, मानसिक रोगों का उपचार करना है, और मानसिक स्वास्थ्य को इसी तरह बनाए रखना है। यानी जिस प्रकार हमारा मानसिक स्वास्थ्य है उसी प्रकार उसको क्या है, बनाए रखना है। रोकथाम है, उपचार है, और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। ये हमने चर्चा की थी। इसके बाद हमने देखा था कि कोई व्यक्ति समायोजित है या नहीं है। तो व्यक्ति जब समायोजित होगा तो वह क्या, दुखद बातों, अतिरिक्त इच्छाओं से क्या किसी प्रकार भयभीत नहीं होगा, चयनशील होगा, आगे बढ़ने की इच्छा रखता होगा, तो वो व्यक्ति क्या है, समायोजित माना जाएगा। इसके विपरीत हमने चर्चा की थी, कोई व्यक्ति कुसमायोजित है, कुसमायोजित है तो उसका व्यवहार अगर बात करते हैं वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, असमंजस की स्थिति में रहता है, हमेशा अंधविश्वासों पर क्या है, ज्यादा सक्रिय रहता है। किसी ने बता दिया वहां चले जाओ, वहां पर चला जाता है। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि अगर हम बात करते हैं समायोजन कहा किसे जाता है, समायोजन की तात्पर्य की बात की थी तो समायोजन से तात्पर्य किसी व्यक्ति की समय और परिस्थिति के अनुसार खुद को उस परिस्थिति और उस जो माहौल है उसमें स्वयं को बिठा लेना ही क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। यानी तालमेल कर लेता है, वो जो समय होती है, परिस्थिति जो कंडीशन लागू होती है उसी के अनुरूप ही स्वयं को ढाल लेता है, इसे समायोजन कहा जाता है। जब लंबे समय तक व्यक्ति खुद को समायोजित नहीं कर पाता है तो कुसमायोजन हो जाता है। यानी इसे विभिन्न प्रकार के रोग जो है घेर लेते हैं। वो रोग हमने देखा था, तनाव है, दुश्चिंता है, बदमाशा है, कुंठा है, दमनदव है, ये जो क्या है उसे रोग घेर लेते हैं, जिसके कारण क्या है, वो अपना जो मानसिक संतुलन है वो खो देता है। तनाव के बारे में चर्चा की थी हमने कि व्यक्ति क्या है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेता है, किसी भी बात को लेकर के है, इनके बारे में हमने क्या विस्तृत देखा था। जब व्यक्ति परिस्थिति और आवश्यकता चर्चा नहीं कर पाता है तो वो किसका हो जाता है, तनाव का शिकार हो जाता है। यानी कंडीशन ये थी काम करने की, लेकिन वो कर नहीं पाता है। दुश्चिंता की अगर हमने बात की थी, दुश्चिंता में हमने चर्चा की थी कि यदि कोई हमारे अचेतन मन में दमित इच्छा चेतन मन में आने का प्रयास करती है तो व्यक्ति क्या दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। दुश्चिंता यानी कोई चीज हमने भूलने की कोशिश की है लेकिन किसी न किसी कारण से वो क्या अपने मन में वापस आने की इच्छा करती है, तो इसे क्या कहा जाता है, दुश्चिंता के नाम से जानते हैं। दबाव की अगर बात करते हैं, सफलता और असफलता के बीच में और हमारे आत्म सम्मान को बनाए रखने में अगर हम अनुकूल परिस्थिति नहीं बना पाते हैं तो व्यक्ति किसका, अगर हम बात करते हैं तो व्यक्ति दबाव में आ जाता है। लगातार प्रयास करें लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, असफल होते जा रहे हैं, तो हमारे एक समय बाद क्या हमारे ऊपर क्या है, दबाव आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। तो सफलता, असफलता और समाज में अपना नाम और पहचान न देने के कारण व्यक्ति जब कुंठित होता है तो इसे क्या कहा जाता है, दबाव है। इसके बाद अगर बात करते हैं कुंठा, कुंठा की स्थिति आती है, बगनासा या कुंठा है, बार बार प्रयत्न करने के बाद भी जब व्यक्ति असफल नहीं हो पाता है तो इस स्थिति में वह किसकी होता है, और इसकी अगर बात करते हैं तो उसमें वह क्या हो जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, कुंठा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था द्वंद्व है। इसके बाद हमने क्या है, द्वंद्व है या संघर्ष है। जब एक साथ व्यक्ति के सामने दो परिस्थिति, एक अनुकूल है एक प्रतिकूल है या दोनों अनुकूल आ जाती है तो उन दोनों में से एक का चयन करना होता है, उसे द्वंद्व के नाम से जानते हैं, या इसे संघर्ष भी कहा जाता है। ये हमने पढ़ा था। उपागम उपागम द्वंद्व है, उपागम परिहार द्वंद्व है, ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व है। इनके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके बाद हम चलते हैं मानसिक मनोरचनाएं। तो व्यक्ति जब कुसमायोजित हो जाता है उनसे बचने के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाता है, जो परिस्थितियां उनके सामने उत्पन्न हो जाती है, उनसे बचने के लिए जो मार्ग अपनाता है उन्हें क्या कहा जाता है, मानसिक मनोरंजन के नाम से
जाना जाता है। ये दो प्रकार की होती है, एक तो प्रत्यक्ष उपाय करके, एक है अप्रत्यक्ष उपाय। प्रत्यक्ष उपाय हमने पहले पढ़े थे, अप्रत्यक्ष उपाय के बारे में हमने कल चर्चा की थी। एक बार फिर फटाफट के उनके बारे में देखेंगे, इंग्लिश में इन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो प्रत्यक्ष उपाय में हमने क्या क्या देखा था, बाधाओं को दूर करना है, अन्य मार्ग खोजना है। बाधाओं को दूर कर लेगा व्यक्ति या क्या कोई अन्य मार्ग खोज लेगा। आरएस की तैयारी करा तो वो आरएस की तैयारी करा तो टीचर की तैयारी करने लगेगा, या टीचर की करा तो वो बैंक की तैयारी करने लगेगा, यानी मार्ग में परिवर्तन कर लेता है। या पहला क्या पढ़ा था हमने कि बाधाओं को दूर करना है, अन्य मार्ग खोजना है। दूसरा लक्ष्य का प्रतिस्थापन है और विश्लेषण व निर्णय है। आराम से बैठेगा, सोचेगा, देखेगा कि हमने क्या क्या किया, कहां हमने गलतियां की, विश्लेषित करेगा और फिर अंतिम में निर्णय लेगा कि हमने यहाँ गलती की थी, अब की बार यह गलती नहीं करेंगे और दोबारा से प्रिपरेशन करेंगे। तो ये क्या प्रत्यक्ष उपाय थे। इसके बाद हमने कल पढ़े थे अप्रत्यक्ष उपाय। तो हमने पहला क्या पढ़ा, दमन। ठीक है, पहला हमने क्या पढ़ा, दमन है। जो कोई कटु अनुभूतियां हैं, अतिरिक्त इच्छाएं या दुखद जो बातें हैं उनको भुला देना क्या कहलाता है, दमन कहलाता है। इसका तो केवल एक ही नाम दिया हुआ है, इसे इंग्लिश में अगर बात करते हैं रिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। दमन को हम किस नाम से जानते हैं, रिप्रेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था समन है। क्या पढ़ा था, समन की अगर हम बात करते हैं तो इसे सुपरविजन के नाम से जाना जाता है। समन क्या है, इसे सुपरविजन के नाम से जाना जाता है। हमने डिटेल कल पढ़ी थी, कल ही पढ़ी है, सभी को याद है। तो समन में क्या है, इसे सुपरविजन के नाम से जाना जाता है। तीसरा आता है प्रक्षेपण है। कौन सा होता है, प्रोजेक्शन होता है, यानी अपना स्वयं पर न निकाल कर किसी दूसरे पर निकाल देना क्या कहलाता है, प्रक्षेपण है। और इसे हम इंग्लिश में क्या किस नाम से जानते हैं, प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाता है। इसे प्रक्षेपण के नाम से जाना जाता है। तो एक बार क्या है, दमन की हमने बात की थी, दमन में क्या है, कटु अनुभूति अतिरिक्त इच्छाओं को भुला देना है। समन में क्या है, कष्टदायी बातों को अपने दिमाग के द्वारा बलपूर्वक क्या है, चेतन अस्वीकृत कर देना है, चेतन अस्वीकृत कर देना है। यानी दूसरे से झगड़ा हो गया था हमारा, तो उस बात को हम क्या है, बुला देते हैं। तो ये हमने क्या है, दमन पढ़ा। तीसरा प्रक्षेपण है, यानी प्रोजेक्शन है। किसी भी बात को लेकर स्वयं पर दोष न निकालकर किसी दूसरे व्यक्ति पर दोष जब निकाला जाता है तो उसे प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रतिगमन। प्रति क्या है, गमन है। जो परिस्थिति होती है, जो परिस्थिति होती है दुखदायी होती है, किसी प्रकार की जो कंडीशन अपने सामने होती है, इसे इंग्लिश में किस रिग्रेशन के नाम से जाना जाता है। प्रतिगमन की अगर बात करते हैं, इसे रिग्रेशन के नाम से जाना जाता है। प्रतिगमन, जो हमें परिस्थिति वर्तमान की है वो दुख देती है तो हम अपनी विपरीत परिस्थिति की ओर लौट जाते हैं, वहां हमें सुख चैन मिलता है। जैसे एक लड़की है, ससुराल से जब अपने पीहर में आती है तो अपनी माँ के गोद में सर रखकर सो जाती है, उसे सुकून मिलता है। इसे किस प्रतिगमन के नाम से जाना जाता है। या कोई अन्य बालक या बालिकाएं हैं, उनको उस परिस्थिति में सुकून मिलता है जो पहले बीत चुकी है, वो भूतकाल में जो बीत गया है उस परिस्थिति में जब क्या है उसे सुकून मिलता है, वहां जाने की जब कोशिश करती है, इसे प्रतिगमन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था पृथ्वीकरण है। इसी के बाद क्या है, पृथ्वीकरण है। पृथ्वीकरण को एक और पलायन के नाम से भी जाना जाता है। यहां से क्वेश्चन आया था कि पलायन कर लेना क्या है, तो पृथ्वीकरण या पलायन की अगर बात करते हैं, जब व्यक्ति ऐसी कंडीशन में बैठा है जो उसे दुख दे रही है, वहां से स्वयं जब खड़ा होकर स्वयं को अलग कर लेता है, स्वयं वहां से खड़ा होकर चला जाता है, तो इस कंडीशन को किस नाम से जानते हैं, पृथ्वीकरण या पलायन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था आश्रित होना है। इसे केवल एक ही नाम है, आश्रित है, या इसे इंग्लिश में डिपेंडेबल कहा जाता है। डिपेंड होना है, जब तक व्यक्ति कर्महीन होता है वह पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्या है, आश्रित रहता है, डिपेंड रहता है। तो ये कौन सा आता है, आश्रित होना है। इसके बाद फिर बात करते हैं प्रतिस्थापन या क्या, विस्थापन करना है। विस्थापन का दूसरा नाम क्या है, कल हमने केवल विस्थापन देखा था, इसके दूसरा नाम क्या है, प्रतिस्थापन के नाम से भी जाना जाता है। डिस्प्लेसमेंट है, इंग्लिश में केवल एक शब्द आता है, डिस्प्लेसमेंट है। तो विस्थापन की अगर हम बात करते हैं, तो जब अपने से बड़ा व्यक्ति अपने को डांट देता है, फटकार देता है, तो हम ऐसे व्यक्ति को, अपने से जो बड़ा व्यक्ति है उसको तो डांट नहीं लगा सकते, अपने से छोटे व्यक्ति के ऊपर अपना गुस्सा जब निकालते हैं तो इसे प्रतिस्थापन या विस्थापन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति है तदात्मीकरण की स्थिति में है, यानी आत्मीकरण या तदात्मीकरण है, कल हमने पढ़ा था तदात्मीकरण है, इसका दूसरा नाम कौन सा है, आत्मीकरण। तदात्मीकरण या क्या है, आत्मीकरण है। जब कोई व्यक्ति अपना परिचय किसी ऐसे बड़े व्यक्ति के साथ जोड़कर बताता है जिसने इस समाज में, इस जो माहौल है अपने आसपास उस समाज में रहता है उसमें उसने पहचान बना रखी है, ऐसे के साथ जब अपना परिचय बताता है तो इसी को क्या कहा जाता है, तदात्मीकरण या आत्मीकरण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था दीवा स्वपन। दीवा क्या है, स्वपन है। वास्तविक में, रियल लाइफ में जिन इच्छाओं की व्यक्ति पूर्ति नहीं कर पाता है
उन की पूर्ति वह सपने के माध्यम से जब करता है, इसे दिवा सपन कहा जाता है। इसके और भी नाम हैं, इसके अन्य नाम हैं। एक तो अगर हम बात करते हैं तो मन तरंग है। दिवा सपन की अगर हम बात करते हैं तो इसका अन्य नाम कौन सा आता है? दिवा सपन को मन तरंग कहा जाता है या कल्पना प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। मन तरंग यानी अपने मन की इच्छाएं, हमने सपने के माध्यम से वो इच्छाएं पूरी कर ली है। दिवा सपन है, मन तरंग है, कल्पना प्रवाह है। कौन सा आता है? कल्पना प्रवाह। या इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इसे किसके नाम से जाना जाता है? ड्रे ड्रीमिंग फैंटेसी है, ठीक है, ड्रे ड्रीमिंग फैंटेसी के नाम से जाना जाता है। यानी अपने आप से हम संतुष्ट हो गए, हमने कल्पना के माध्यम से जिन वास्तविक इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, उनको कल्पना के माध्यम से हमने क्या पूरा कर दिया है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं, औचित्य स्थापन पड़ा था। कौन सा आता है? औचित्य स्थापित करना है, इसे अन्य नाम से जाना जाता है। औचित्य स्थापन है, इसके अन्य कई नाम है, या इसे क्या कहा जाता है? युक्तिकरण है, तर्क शक्तिकरण है, तार्किकरण है। युक्तिकरण है, तर्क शक्तिकरण है या तार्किकरण है। औचित्य स्थापन के अन्य नाम के है, औचित्य स्थापन के तार्किकरण है, युक्तिकरण है। या इसकी अगर हम बात करते हैं, औचित्य स्थापन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब व्यक्ति किसी अन्य चीज पर क्या है दोष निकाल कर, जैसे क्या है, व्यक्ति था वो बैंक कलर की तैयारी कर रहा था लेकिन बैंक कलर नहीं बन पाया, तो उसने कहा था कि अंगूर खट्टे हैं। यानी बैंक अगर मैनेजर में बन जाता तो इसमें क्या कर लेता, क्यों? मेरे काम की काम नहीं था, क्योंकि इसमें क्या है, ज्यादा दबाव है। इसमें क्या है, ज्यादा दबाव है, सारा दिन मुझे काम करना पड़ता, अच्छा हुआ जो मैं नहीं लगा। यानी उसने औचित्य स्थापित कर दिया। औचित्य स्थापन है जब किसी कोई पद है, प्रतिष्ठा है, उसमें दोष निकालकर स्वयं को संतुष्ट कर लेना ही औचित्य स्थापन कहलाता है। इसे युक्तिकरण, तर्क शक्तिकरण या तार्किकरण के नाम से भी जाना जाता है। युक्तिकरण है, तर्क शक्तिकरण या तार्किकरण है, या इसे औचित्य स्थापन के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इसे रेशनलाइजेशन मेथड कहा जाता है। रेशनलाइजेशन मेथड के नाम से जानते हैं, यानी स्वयं को किसी भी प्रकार से संतुष्ट कर लेना है। हमने सर कल सारी चीजें पढ़ी थी, लेकिन इसके क्या अन्य जो नाम है उनके बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? विपरीत रचना है। कौन से आते हैं? विपरीत रचना है या प्रतिक्रिया रचना है। विपरीत रचना हमने पढ़ा था कि हम बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका घर पर तो सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन जैसे समाज में बाहर कहीं जाते हैं तो उनके बड़े आदर संस्कार से बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये बच्चा क्या अपने माता पिता या जो दादा दादी है उनका कितना ही सम्मान करता है। दूसरा, एक सौतेली जो माँ है वो वास्तविक रूप से बच्चे को क्या प्यार नहीं करती, लेकिन समाज में जाती है या कहीं बाहर जाती है तो वो क्या ऐसा दिखाती है कि मैं अपनी इस बच्चे से कितना ही प्यार करती हूँ। इसके अलावा जो एक सौतेली माँ होती है वो घर पर रहती है, बच्चे से लगातार काम करवाती रहती है, उसे क्या बच्चे से जवाब बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है मन में दबाए रखती है, उससे घृणा तो करती नहीं है लेकिन मन में दबाए रखती है कि ये क्या है, सौतेली है। तो इस प्रकार जब व्यक्ति वास्तविक स्थिति को न उजागर कर अन्य प्रकार का विपरीत परिस्थिति पैदा करता है, इसे विपरीत रचना या प्रतिक्रिया रचना के नाम से जाना जाता है। तो विपरीत या प्रतिक्रिया रचना के नाम से इसे कहते हैं। रिएक्शन फॉर्मेशन है, विपरीत रचना है। एक्शन एंड रिएक्शन हमने साइंस में पढ़ा है कि क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, तो इसे रिएक्शन फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। ये क्या बिल्कुल अपोजिट होती है, विपरीत होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था शोधन है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि शोधन है, कोई बालक है जो विकलांग है, उसका क्या क्लास में बिल्कुल भी क्या सभी बच्चे अनादर करते हैं, तो वो क्या फर्स्ट आ जाता है, तो सभी क्या उसका आदर करने लगते हैं। दूसरा हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि एक लड़की है वो क्या कद में छोटी है, तो ऊंची एड़ी पहनकर, ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर खुद को क्या ऊंचा दिखाने की कोशिश करती है और समायोजित होती है, तो इसे शोधन के नाम से जाना जाता है। इन्हें अन्य नाम की अगर बात करते हैं तो अन्य इसके नाम है मार्गंतीकरण है, शुद्धिकरण है और उदात्तीकरण है। मार्गंतीकरण है, शुद्धिकरण और कौन सा है, उदात्तीकरण है। तो यानी व्यक्ति जब समायोजित हो जाता है किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से, तो इसे शोधन, मार्गंतीकरण, शुद्धिकरण और उदात्तीकरण के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य नाम की अगर बात करते हैं, इंग्लिश में सब्लिमेशन मेथड के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन मेथड है। युक्तिकरण या अगर हम बात करते हैं तार्किकरण औचित्य स्थापन के नाम थे, युक्तिकरण, तार्किकरण है। इसके जो अन्य नाम थे वो किसके, औचित्य स्थापन के। पूछा जाता है कि एक व्यक्ति है वो स्वयं की पहचान क्या है, अपने से बड़े भाई के लड़के के साथ बताता है, तो इसमें कौन सी प्रकार का होगा, इसमें औचित्य स्थापन नहीं देंगे, तार्किकरण दे देंगे या तर्क शक्तिकरण दे देंगे। तो इनमें क्या अपने को देखना होगा कि इसके अन्य नाम क्या थे। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं कौन सा आता है, वास्तविक अस्वीकरण है। कौन सा आता है, ये हमने कल चर्चा नहीं की थी,
तो एक दो पॉइंट रहेंगे। एक तो आता है वास्तविक असवीकरण है, यानी कई बार अपने सामने वास्तविक स्थिति कुछ इस प्रकार की होती है कि हम उसको मन में लाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जैसे कहीं जा रहे हैं, मारकाट हो रही है, किसी ने किसी को मार दिया, लेकिन हम उसको याद नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये हमारे मन के बिल्कुल ही मन में आने की इच्छा नहीं है। तो वास्तविकता, वो वास्तविक घटना तो घटित हो गई है, लेकिन हम इसको क्या स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, अस्वीकरण करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात देखते हैं तो एक चूहा है, उसके सामने बिल्कुल भी आकर बिल्ली बैठ गई, उसको पकड़ेंगे तो चूहा क्या है, आंख बंद कर देता है। उसे पता है वास्तविक स्थिति है कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन वो क्या है, इसको अस्वीकार करता है, नहीं मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं सामने बिल्ली बैठी है। तो जब वास्तविक स्थिति को अपने आप में अस्वीकार करवा देना कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसे क्या कहा जाता है, वास्तविक अस्वीकरण के नाम से जाना जाता है। रियल में वो स्थिति होती है, लेकिन अपना मन कहता है कि ये नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वास्तविक अस्वीकरण है। कुछ बातें जिंदगी में ऐसे हो जाती है जिनको हम भूलना चाहते हैं कि हाँ ये नहीं है, लेकिन वास्तव में वो घटनाएं अपने साथ घटित हो चुकी होती है। तो जब इस प्रकार की घटनाओं को अपने मन के द्वारा क्या है बुलाया जाता है, अस्वीकार किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, वास्तविक अस्वीकरण के नाम से जानते हैं। इसके बाद कौन सा है, एक और पढ़ा है समझौतावादी है। कौन सा आता है, समझौतावादी उपाय। ये अप्रत्यक्ष उपाय पढ़ रहे हैं, कल बाकी तो हमने पढ़ लिए थे, उनके जो अन्य नाम हमने नहीं पढ़े थे, इसलिए दोबारा चर्चा कर रहे हैं। एक हमने क्या नहीं पढ़ा था, वास्तविक अस्वीकरण नहीं पढ़ा था, और एक समझौतावादी सिद्धांत या समझौतावादी उपाय है, वो हमने नहीं पढ़ा था, उसके बारे में अभी देखते हैं। समझौता है कोई ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमें क्या है, किसी चीज की आवश्यकता होती है, लेकिन वो चीज हमारे पास उपलब्ध नहीं होती है। ऐसे में जब किसी अन्य चीज को उपयोग कर हम उसकी संतुष्टि करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, समझौतावादी उपाय। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मुझे पेन की जरूरत है, मुझे क्या है, पेन की जरूरत है, आसपास देखा पेन है, कई बार होता है ऐसा, कुछ लिखने के लिए क्या हमें पेन की जरूरत होती है, लेकिन आसपास देखते हैं वहां पेन नहीं होता है, वहां पेंसिल पड़ी है। तो जब पेन की आपूर्ति पेंसिल के द्वारा की जाती है, तो इसे किस नाम से जानते हैं, समझौतावादी उपाय के नाम से जाती है। यानी हमने समझौता कर लिया कि ये चीज नहीं है, चलो इससे करते। ऐसे भी होते हैं कई बार, जो शादी पार्टियों में जाते हैं तो वो खाने के लिए क्या अपने सोचकर जाते हैं, ये होंगे हमने, जैसे क्या है, जैसे गुलाब जामुन हम खाते नहीं, गुलाब जामुन खाते नहीं है, और रसगुल्ले चर्चा करते हैं कि रसगुल्ला पार्टी में होगा, बिल्कुल होगा, जो व्हाइट होते हैं उसको रसगुल्ला के नाम से जानते हैं, वो पार्टी में होगा, और गुलाब जामुन हम खाते नहीं है। जैसे ही हम टेंट में पहुंचते हैं, शादी समारोह में पहुंचते हैं, वहां क्या है, गुलाब जामुन है लेकिन रसगुल्ला नहीं है, अपने सोच के गए थे लेकिन वो नहीं है, मन मारकर उसको खाना पड़ता है, तो इसे किस नाम से जानते हैं, समझौता। यानी खुद के साथ क्या समझौता किया है। जो वास्तविक चीज की हमें जरूरत होती है, वो जब वहां पर उपलब्ध नहीं होती है, तो उसकी जगह हम किसी दूसरी वस्तु के द्वारा खुद को संतुष्ट करते हैं, इसे समझौतावादी उपाय के नाम से जाना जाता है। यानी हमने खुद के साथ क्या है, समझौता किया। जैसे और दूसरा उदाहरण लेते हैं, हम कहीं जा रहे, हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, हमने क्या है फिक्स किया था टूर की, हम क्या है स्लीपर बस के माध्यम से जाएंगे, जो एसी होगी स्लीपर के माध्यम से जाएंगे, लेकिन किसी कारणवश से धुंध आ गया, धुंध आने के कारण क्या है, बसें लेट होगी, बस आ नहीं पाई, हमें वहां उस स्थान पर पहुंचना जरूरी है जहां पर हम जा रहे हैं, लेकिन बस नहीं आई, तब हम क्या है रेलगाड़ी या किसी अन्य स्रोत के माध्यम से उस स्थान पर पहुंचते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, समझौतावादी उपाय। यानी हमने समझौता किया, हमारी इच्छा थी कि स्लीपर बस में जाएंगे बिल्कुल, लेकिन क्या वो बस किसी भी कारण से नहीं आ पाई, इसके द्वारा हम वहां पर नहीं पहुंच पाए, किसी अन्य व्हीकल के माध्यम से जब हम वहां पर पहुंचते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, समझौतावादी उपाय है। तो ये क्या थे हमारी, अगर हम बात करते हैं मानसिक समायोजन स्थापित करने के अप्रत्यक्ष उपाय है। कल हमने इनको कंप्लीट पढ़ लिया था, सारा हमने देख लिया था, लेकिन थोड़े से कह रह गए थे कि इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, क्या पता क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए कि थोड़ी सी चर्चा हमने कर ली था। बाकी हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसमें एक और आता है कि किसने समायोजन के प्रतिमान किस किस व्यक्ति के द्वारा दिए गए थे, कि समायोजन के बारे में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिनके द्वारा बताया गया था, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो आए थे सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड है, इनके द्वारा क्या है समायोजन के प्रतिमान दिए गए थे। इन्होंने कहा था अचेतन मन है, इन्होंने कहा था मन की तीन अवस्थाएं बताई है, चेतन, अचेतन और अचेतन है। थोड़े दिनों में पढ़ेंगे चेतन, अचेतन और अचेतन क्या होते हैं। सिगमंड फ्राइड के द्वारा मन की तीन अवस्थाएं बताई जाती है, और उनके द्वारा कहा जाता है कि अचेतन मन ईगो तथा लिबिडो, अचेतन मन है, अचेतन मन है, और
लिबिडो है, ईगो है। अचेतन मन, ईगो व लिबिडो प्रवृत्ति समायोजन के आधार है। अचेतन मन, अगर हमारी कोई भी बात अचेतन मन में चली गई, भूल गई, तो क्या हम समायोजित हो जाएंगे? कई बार है किसी बात को लेकर गुस्सा आता है, जैसे थोड़ा समय बीतता है वो क्या है, बात अचेतन मन में चली जाती है, संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो जब ये कहते हैं कि समायोजन के आधार कौन कौन से हैं, तो सिगमुंड फ्रॉइड कहते हैं कि अचेतन मन समायोजन का आधार है। एक हमारा क्या, ईगो समायोजन का आधार है। लिबिडो, काम प्रवृत्ति की इच्छा होती है, यानी हम कुछ न कुछ कार्य करेंगे, ये क्या समायोजन के आधार है। तो पूछा जाएगा सिगमंड फ्रायड के अनुसार समायोजन के आधार क्या क्या हैं? तो अचेतन मन, ईगो तथा लिबिडो प्रवृत्ति व्यक्ति के समायोजन के आधार है। लिबिडो, अचेतन मन और अगर हम बात करते हैं ईगो है, वो क्या है, व्यक्ति के समायोजन के आधार है। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं, एडलर आए थे। एडलर ने क्या कहा था कि श्रेष्ठता प्राप्ति ही समायोजन का आधार है। हम कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें जैसे ही हम श्रेष्ठ बन जाते हैं, ऊंचे पद पर चले जाते हैं, तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, यानी खुश रहने लगते हैं। तो एडलर ने कहा था कि कोई व्यक्ति अगर श्रेष्ठतम मुकाम पर पहुंच जाता है तो वो क्या है, समायोजित हो जाता है। तो एडलर के अनुसार क्या है, श्रेष्ठता प्राप्ति ही समायोजन का आधार है। कोई व्यक्ति है वो श्रेष्ठतम मुकाम पर पहुंच गया तो वो क्या है, समायोजित हो जाता है। इसके बाद आए थे जुंग, जिसने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी बताए। तो जुंग के अनुसार क्या, आत्म सिद्धि ही समायोजन के आधार है। यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के अनुरूप उसको क्या चलने लग गया, मन पर कंट्रोल कर लिया, अपनी आत्मा के अनुरूप वो चलने लग जाता है, उसके अनुरूप कार्य करता है, तो वो क्या है, व्यक्ति समायोजित रहता है। तो जुंग के अनुसार क्या, आत्म सिद्धि ही समायोजन का आधार है। तो कई बार होता है कि हमारा दिल कुछ कहता है और हमारा दिमाग कुछ ही कहता है। दिल तो क्या है, कहता है कि हाँ ये करो वो करो, लेकिन दिमाग कहता नहीं, ये नहीं करना है। जब दिल और दिमाग दोनों की बातों के बीच में संतुलन बनाकर कोई व्यक्ति चलता है तो वह आत्म सिद्धि प्राप्त करता है, और यही व्यक्ति का क्या है, समायोजन का आधार है। कई बार देखा है कोई व्यक्ति क्या तुरंत भावनाओं में बह जाता है, खुशी का माहौल है, कहीं बैठा है तो दिल में उसकी कुछ बात आ गई, उसने कह दिया, और क्या है, इसी भावनाओं में बहकर वह कार्य करने तुरंत प्रभाव से लग जाता है, जो इसे भविष्य में नुकसान पहुंचाता है। जो व्यक्ति दिल में जो बात आई उसको कंट्रोल में रखता है और दिमाग से सोचता है कि ये बात उचित है या नहीं, फिर वह उसे निकालता है, वार्तालाप करता है, कंट्रोल कर कर, संयम कर कर अगर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया करता है, यही क्या है, व्यक्ति को समायोजित रखती है। तो जुंग ने कहा था आत्म सिद्धि ही समायोजन का आधार है। कई बार देखा होगा कई व्यक्ति ज्यादा समाज में रहते हैं, उन्हें वहां से संतुष्टि मिलती है। कई व्यक्तियों को देखा होगा केवल अपने आस परिवेश में, जहां पर उनको क्या पढ़ाई लिखाई जो भी माहौल है वहां उसे संतुष्टि मिलती है, स्वयं को संतुलित रखते हैं, आत्म सिद्धि प्राप्त करते हैं। साधु संत सन्यासी और महात्मा जो होते हैं वो आपने देखा होगा आस परिवेश में चाहे कितने भी हो, तुमसे ज्यादा वार्तालाप नहीं करते हैं, स्वयं की भावनाओं को उजागर नहीं करते हैं, अपने संयम में रहते हैं और अंत में क्या एक आत्म सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और इसी से क्या संतुष्ट रहते हैं। जैसे अपने अपने रहकर देख ले, बिना मोबाइल के तो 5 मिनट नहीं रहा जाता। तो साधु संत होते हैं वो क्या है, कंट्रोल में रहते हैं, मन को और दिल दोनों को संयम में रखते हैं, संतुलित रखते हैं और आप लास्ट में क्या आत्म सिद्धि प्राप्त कर जाते हैं। तो जुग ने कहा था कि आत्म सिद्धि ही समायोजन का आधार है। सिगमुंड फ्रायड ने क्या कहा था, अचेतन मन है, ईगो और लिबिडो प्रवृत्ति समायोजन के आधार है। एडलर ने कहा था कि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है वही उसका समायोजित आधार है, और जुंग ने कहा था कि आत्म सिद्धि ही समायोजन का आधार है। इसके बाद क्या है, स्वप्न है। हमें जो सपना आता है, रात को हम सो रहे होंगे विशेष रूप से, तो हमें किसी भी बात को लेकर कोई सपना आता है, तो इसके बारे में क्या है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या अलग अलग बात बताई। हम तो कहते हैं कि जो हम दिन में सोचते हैं वो रात में स्वप्न आता है। स्वप्न एक ऐसी चीज होती है जिसको लंबे समय तक जिसके बारे में सोचा या परखा जाता है वो रात को दिखाई देते हैं। जिसकी बात करते हैं तो मन अचेतन मन वहीं लेकर जाता है, तो रात को क्या है वो चीजें दिखाई देती है। लंबे समय बाद जब 1 महीना 2 महीना 3 महीने बीत जाते हैं तो उस चीज के बारे में सपना आना बंद हो जाता है। जो घटना घटित हो, जैसे आज कोई घटना घटित वो 2 दिन रहेगी, 4 दिन रहेगी, 5 दिन, महीना, 2 महीना, लेकिन एक समय ऐसा आता है जिसमें अपना जो मन है उसको अस्वीकरण कर देता है, यानी अस्वीकार करता है, उसके बाद में फिर उसके बारे में कोई स्वप्न नहीं आता है। तो इस स्वप्न के बारे में मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग आधार है। इन्होंने कहा है, सिगमुंड फ्रायड ने कहा था कि स्वप्न जो है अचेतन मन की रचना है। हमारे मन की 3 अवस्थाएं, चेतन जो अपने बिल्कुल सामने देख रहे हैं, अपने सामने जो घटनाएं घटित हो रही है उसे चेतन कहा जाता है। अचेतन है जिन बातों को अपने भुला दिया है, दिमाग से निकाल दिया है कि हम इन्हें याद नहीं करेंगे। तो सिगमुंड फ्रायड कहते हैं कि स्वप्न अचेतन मन की
क्या है, अचेतन मन का प्रतिरूप है या अचेतन मन की क्या है, एक कल्पना है। अचेतन मन है उसमें जो बातें पड़ी है वो कभी न कभी रात को अपने स्वप्न में आ जाती है। जब सोते हैं तो वो बात बाहर निकल कर आती है। तो सिगमुंड फ्राइड के अनुसार स्वप्न क्या है, अचेतन मन का प्रतिरूप है। एडलर ने क्या कहा है, एडलर कहते हैं कि स्वप्न जो है वो चेतन जो अपना मन है उसका प्रतिरूप है। सिगमुंड फ्राइड तो क्या कहते हैं कि सपना जो आता है वो हमारे अचेतन मन में जो बातें दबित पड़ी है, जो जिसको हमने अतृप्त इच्छाएं हैं, दुखद बातें हैं, जिनको हमने भुला दिया है, हमने दबा दिया है कि वो बाहर नहीं आई, लेकिन वो स्वप्न के माध्यम से कभी न कभी बाहर आ जाती है। ये क्या कहते हैं, सिगमुंड फ्राइड कहते हैं। यानी अचेतन मन की बातें जब कभी न कभी दिखाई देती है तो उसे स्वप्न कहा जाता है। एडलर ने क्या कहा है कि स्वप्न क्या है, चेतन मन का प्रतिरूप है। यानी जो हम देख रहे हैं, दिन में देखते हैं, हमारी आंखें देखती रहती हैं, और इसमें क्या है, एक इमेजिनेशन होता रहता है, एक क्या है, फोटो बनती रहती है, रात को वो क्या है, दिखाई देते हैं, उसी के अनुरूप जो बातें हमें दिखाई देती है। तो एडलर क्या कहते हैं, स्वप्न चेतन मन का प्रतिरूप है, चेतन मन का प्रतिरूप है। इसके बाद जुंग आते हैं। युंग या जुंग की अगर बात करते हैं, इनके द्वारा कहा जाता है कि स्वप्न न तो चेतन है न अचेतन है, ये तीनों का मिक्स रूप है। यानी कुछ बातें चेतन मन की होती हैं, कुछ बातें अचेतन मन की होती है, और कई बातें अर्धचेतन मन की होती है। इन तीनों का संयुक्त रूप ही क्या कहलाता है, इन तीनों का मिला जुला रूप ही क्या कहलाता है, स्वप्न कहलाता है। यानी चेतन अचेतन अर्धचेतन तीनों की जो भावनाएं होती है व्यक्ति के माइंड में रहती है। कभी चेतन मन की बातें आती है, कभी अचेतन मन की बातें आती है, कभी अर्धचेतन की आती है। तो जब अलग अलग भावनाओं में व्यक्ति परिवेश में जब रहता है, उन्हीं परिवेश के आधार पर व्यक्ति को रात को कुछ चीजें दिखाई देती है, इसे ही स्वप्न कहा जाता है। लेकिन सबसे अच्छा सिगमुंड फ्राइड की भावना को माना जाता है। सिगमुंड फ्राइड के विचार को प्रमुखता दी जाती है। क्यों? क्योंकि सिगमुंड फ्राइड ने कहा था स्वप्न हमारी अचेतन मन की भावना है, अचेतन मन की क्या है, प्रतिरूप है। जब अचेतन मन में हमारी बातें दमित हो जाती है, दुखद बातें दमित हो जाती है, रह जाती है, तो कभी न कभी हमारा क्या है, चेतन मन रात को सपने में, दिन में सोते हैं, रात को सोते हैं तो हमारे सपने में लाता है। तो सिगमुंड फ्राइड की भावना को क्या दी जाती है, प्रमुखता दी जाती है। जुंग की अगर बात करते हैं, जुंग के सामूहिक अचेतन, जुंग का संप्रदाय किस प्रकार का है, सामूहिक अचेतन पर आधारित है, यानी तीनों का सामूहिक रूप है। तो सबसे अच्छा संप्रदाय या प्रतिमान किसके द्वारा दिया जाता है, स्वप्न के बारे में सिगमुंड फ्राइड के द्वारा है। आपको भी या मेरे को भी जो सपने आते हैं, कभी न कभी आते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है जो भूतकाल में घटित हो गई है। आपको क्या है, कभी देखिएगा आप अपने साथ कोई ऐसी जो बात है वो भूतकाल में घटित हो गई है, वो उसको घटना को घटित हुए 5 महीने 6 महीने 7 महीने जो भी क्या है एक समय है वो हो गया है, लेकिन कभी न कभी, ये ऐसे नहीं रोजाना है, कभी न कभी आपके दिमाग में वो बातें आती है, आपके स्वप्न के रूप में दिखाई देती है। एक समय जब होता है कि जैसे आज घटना घटित हुई तो आज आपको ये बातें दिखाई देगी, उसका परिवेश जैसे रात को दिखाई देता है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, लगातार आपको दिखाई देती है। लेकिन महीना हो गया तो आपको कम दिखाई देगी, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, इस प्रकार जो अपना मन है इसे अचेतन संकरण करने लगता है, यानी इसे चेतना में नहीं रखता है, चलो जो यही होना था, मन फिर मानने लगता है यही लिखा था किस्मत में, ऐसा ही होना था, ये इतना ही था, ये को किसी भी बात को लेकर के ऐसे कहते हैं, बात में किस्मत ऐसी थी, ऐसा ही लिखा था अपने साथ। तो धीरे धीरे जब माइंड इसे अचेतन मन में डालने लगता है तो जब क्या सपन जो आते हैं वो कम हो जाते हैं और हम उस चीज को धीरे धीरे क्या है भूलने लगते हैं। भविष्य में कभी कभार, ऐसे नहीं रोजाना है, महीने में, साल में, 6 महीने में कभी कभार वो बात याद आती है, धीरे धीरे उसको भी क्या है भुला दिया जाता है। तो सिगमुंड फ्राइड की स्वप्न के प्रतिमान को सबसे अच्छा प्रतिमान बताया जाता है। तो अचेतन मन स्वप्न का सबसे श्रेष्ठतम आधार है। ये हमारा क्या है मानसिक स्वास्थ्य का समायोजन है, वो टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम इसका जो नया टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली कंप्लीट हो गया था, आप सोच रहे हैं दोबारा क्यों है, तो दोबारा एक बार फिर थोड़ी सी बातें इसमें रह गई थी, अन्य किसके नाम से जाना जाता है, पूछ लिए जाते हैं, आजकल के अपडेट क्वेश्चन आने लगे हैं, कई चीजें ऐसी पूछी जाती है। तो ये हमारा आज के कंप्लीट होता है। कल हम इसके अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।